बहुत ही हर्ष का विषय है कि एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही उन्नत कार्य कर रहा है और उन्होंने एक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ई कंटेंट डेवलपमेंट करने के लिए महाविद्यालय के सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट की है, एक बात रखी है। उसी के तारतम्य में मैं प्रोफेसर अर्जुन गोरे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय धर्मपुरी, जिलाधार में पदस्थ हूँ और मुझे ई कंटेंट के रूप में वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया गया है। इसी तारतम्य में अपनी बात रखूँगा। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। ये हमारे मुख्य या मेजर सब्जेक्ट का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और यूनिट 5th में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी या वितरण का सीमांत उत्पादकता का जो सिद्धांत है उसमें रखा गया है ना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि एक उत्पादक उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है। इस अतिरिक्त इकाई के उपयोग से उसे कितना उत्पादन प्राप्त होता है, यानी उस उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, हम इससे ये ज्ञात होता है। क्योंकि वितरण का सिद्धांत है, हम उत्पादकता की बात करें तो उत्पादन में कम से कम 4 साधन तो आवश्यक रूप से लगते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। वितरण के रूप में देखा जाए तो भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और साहसी को लाभ प्राप्त होता है। अतः इन समस्त संसाधन अपने द्वारा किस प्रकार का उत्पादन कार्य करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में सीमांत शब्द मतलब मार्जिनल में ये एक चीज़ जुड़ जाती है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में ये बतलाया जाता है कि किस प्रकार से उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, उसे सीमांत उत्पादन या सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो अतः हम ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि सीमांत उत्पादकता यानी एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत। इसी तारतम्य में हमारे जो लक्षित टारगेट विद्यार्थी रहेंगे वो स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट ईयर ऑफ इकोनॉमिक्स रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट या अगला हमारे पास में रहेंगे उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के रूप में हम इसमें देखना चाहेंगे कि सीमांत उत्पादकता का क्या अर्थ है, क्यों हम इसको जानना चाहते हैं। और अगला हम बात करेंगे सीमांत उत्पादकता की व्याख्या करना कि किस प्रकार से सीमांत उत्पादन होता है, उसको किस प्रकार से एक उत्पादनकर्ता प्राप्त करना चाहता है। फिर हम जानना चाहेंगे सीमांत उत्पादकता में कमी, किन किन कारणों से सीमांत उत्पादकता में कमी आ सकती है, उसको भी जानना चाहेंगे। और सीमांत उत्पादकता की माप किस प्रकार से की जाती है, इसकी भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हमने पहले भी बात की थी कि सीमांत उत्पादकता का अर्थ, सीमांत उत्पादकता क्या होता है। तो हम देखें कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। यानी एक उत्पादनकर्ता उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई यानी अन्य परिवर्तनशील साधनों को, परिवर्तनशील साधन जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भूमि हो सकती है, पूंजी हो सकती है, ठीक है ना, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि हम अन्य जो संसाधन होते हैं उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो श्रम और पूंजी, भूमि नहीं, श्रम व पूंजी परिवर्तनशील साधन होते हैं। तो परिवर्तनशील साधन श्रम और पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों के परिवर्तन करने और अन्य जो स्थिर साधन है उनको स्थिर रखा जाए। तो जिस साधन को हमने परिवर्तन किया है उस साधन में
कि एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, उससे सीमांत उत्पादकता कहते हैं। यानी सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत हमें बतलाता है कि साधन की कीमत का निर्धारण साधन की उत्पादकता से निर्धारित होता है और यह उत्पादकता साधन की सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होता है। साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। साधन की मांग साधन की उत्पादकता पर निर्भर है, अतः जिस साधन की जितनी अधिक उत्पादकता होगी साधन की मांग भी उतनी अधिक होगी। यानी साधन की मांग कैसी होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु का उत्पादन जिस साधन के माध्यम से किया जा रहा है तो या तो वस्तु की जितनी अधिक मांग होगी उतनी ही अधिक उस साधन की मांग भी होगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो सिद्धांत में कुछ मान्यताएं दी हुई है, यानी यह दी हुई मान्यताएं लागू होगी तो यह सिद्धांत लागू होगा, और अगर ये दी हुई मान्यताएं लागू नहीं होगी तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। अतः हम ये सिद्धांत में देख लेते हैं कि कौन कौन सी मान्यता लागू है। तो पहली मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता। यानी सिद्धांत में यह माना गया है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता से आशय होता है कि सभी वस्तुएं एक समान पाई जाती है, सभी वस्तुओं की कीमतें एक समान पाई जाती है, कोई भी क्रेता और विक्रेता वस्तु के मूल्य को परिवर्तित नहीं कर सकता है और सभी वस्तुओं की कीमतें एक समान पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये पहली मान्यता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। साधनों का प्रतियोगी बाजार, यानी साधन जो भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस है, उनका भी बाजार कैसा होना चाहिए? प्रतियोगी बाजार। यानी उनमें भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तीसरी मान्यता है कि उत्पत्ति के साधनों में समानता होनी चाहिए। यानी उत्पत्ति के जो भी साधन है उनमें सब में समानता होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। चौथी मान्यता है परिवर्तित साधन की कीमत की जानकारी। जो भी परिवर्तित साधन होते हैं उनकी कीमतों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, जो भी संसाधन है उनकी कीमतों की जानकारी उत्पादक को होनी चाहिए। लाभ को अधिकतम करना, यानी जो भी उत्पादन करता होता है उसका मुख्य लक्ष्य होता है अपने लाभ को अधिकतम से अधिकतम करना होता है। और इसकी एक मान्यता है कि इसमें यह माना गया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी संसाधन शुरुआत में जब साधन की अतिरिक्त इकाई लगाई जाती है, उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता। यानी उत्पत्ति ह्रास नियम कब लागू होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयाँ लगाई जाती है, अतिरिक्त इकाइयाँ जैसे जैसे प्रारंभिक रूप से अतिरिक्त इकाइयाँ लगाई जाती है तो प्रारंभिक रूप से उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। फिर कुछ समय के बाद उत्पत्ति समता नियम लागू होता है और फिर जब उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयाँ लगाई जाती है तो उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी की उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है। अतः यहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि सीमांत उत्पादकता के प्रकार। सीमांत उत्पादकता किस किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? तो पहला होता है सीमांत भौतिक उत्पादकता, सीमांत आगम उत्पादकता और सीमांत उत्पाद का मूल्य। सीमांत भौतिक उत्पादकता, सीमांत आगम उत्पादकता और सीमांत उत्पाद का मूल्य इस रूप में प्राप्त होता है। तो पहले हम बात कर ले सीमांत भौतिक उत्पादकता। सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या होती है? जब उत्पादन के अन्य क्षेत्र में अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाया जाता है तब इस साधन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप कुल भौतिक उत्पादन में जो वृद्धि होती है उस अतिरिक्त वृद्धि को उस साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। यानी
उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक संसाधन में अगर वृद्धि की जाए, बढ़ाया जाए, तब इस साधन के प्रयोग से जो कुल भौतिक उत्पादन में जो वृद्धि होती है उस साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता रूप में हम कह सकते हैं। चूंकि इस नियम में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, इस कारण से प्रारंभ में परिवर्तन साधन की भौतिक उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता बढ़ते बढ़ते एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जो सबसे अधिक होती है, और इस चरम बिंदु के बाद साधन की भौतिक उत्पादकता भी घटना प्रारंभ हो जाती है, जिसको हमने रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। निम्नलिखित रेखा चित्र में जहां OX अक्ष पे साधन की मात्रा को, OY अक्ष पे सीमांत भौतिक उत्पादन को दर्शाया गया है, वहीं MPP मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ, हमने अभी बताया था कि इस एक रेखा चित्र के माध्यम से भी हम इसको सीमांत भौतिक उत्पादकता को समझ सकते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्र में OX अक्ष पे जहां साधन की मात्रा को, OY अक्ष पे सीमांत भौतिक उत्पादन को दर्शाया गया है, वहीं MPP वक्र मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी वक्र है। जैसा कि हमने प्रारंभिक इसमें बताया था कि सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण से पहले तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी या सीमांत भौतिक उत्पादकता प्रारंभ जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयां लगाई जाती है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, परंतु एक निश्चित बिंदु पर, जैसे यहाँ पर AM जो क्षेत्र दिखाया गया है, प्रारंभिक रूप से जब हम उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयों को लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, यानी जैसे अतिरिक्त इकाइयां लगाएंगे उत्पादन उस अनुपात से बढ़कर प्राप्त हो रहा है। परंतु M बिंदु के बाद में जैसे ही एक अतिरिक्त साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाई जाएगी तो उससे कुल उत्पादन में वृद्धि तो होगी, पर उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाई जा रही है। तो यहाँ पर वक्र फिर दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप से, यानी यहाँ पर उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम कहाँ पर, M बिंदु पर, और MPP वक्र के न्यूनतम बिंदु पर यहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम, तीनों एक साथ देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि यह वक्र पहले तो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, फिर बाएं से दाएं नीचे की ओर भी गिरता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण प्रारंभ में परिवर्तनशील साधन की भौतिक उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता बढ़ते बढ़ते एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां वो सबसे अधिक होती है, और इस चरम बिंदु के बाद फिर वो नीचे भी गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से सीमांत भौतिक उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर बाद में घटना भी प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है सीमांत आगम उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रेडिक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, सीमांत आगम उत्पादकता, यानी अन्य साधनों को स्थिर रखने के बाद परिवर्तनशील साधन की इकाई के प्रयोग से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे साधन की सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। यानी यहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू से गुणा कर दें, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को मार्जिनल रेवेन्यू से गुणा करते तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इसके माध्यम से ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे सीमांत उत्पाद का मूल्य। सीमांत उत्पाद का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत उत्पाद अथवा सीमांत मूल्य उत्पादकता को तब प्राप्त किया जा सकता है जबकि सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को उत्पाद
प्रोडक्ट की कीमत से गुणा कर दिया जाए। यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अगर हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को उस उत्पाद के मूल्य से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है। इसलिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू यानी गुणा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल वैल्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इस प्रकार से हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी ज्ञात की जा सकती है। हम एक तालिका के माध्यम से भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर हम साधन की इकाइयां, कुल भौतिक उत्पादन की कीमत, कुल आगम, सीमांत भौतिक उत्पादन, सीमांत आगम उत्पादन और सीमांत उत्पाद के मूल्य को हमने इस टेबल में रखा है और इसके माध्यम से दिखाया जा सकता है कि अगर हम साधन की इकाइयां प्रारंभिक रूप से 10 लें, जिससे कुल भौतिक उत्पादन 100 के बराबर हो रहा है और हम उत्पादन की कीमत अगर 10 रख रहे हैं तो हमें कुल आगम किस रूप में प्राप्त होगा कि कह सकते हैं कि हमारे पास में कुल आगम यानी हमारे पास कुल भौतिक उत्पादन का मूल्य 100 था, उत्पादन की कीमत 10 है, तो हम 100 को अगर 10 से गुणा कर दिया जाए तो हमें कुल आगम कितना प्राप्त होगा? 1000 के बराबर। अगर हम साधन की अतिरिक्त इकाई लगाते हैं, यानी अतिरिक्त इकाई लगाए, साधन की इकाइयाँ 10 से बढ़कर 11 हो जाएगी। अगर कुल भौतिक उत्पादन बढ़कर 110 होता है और उत्पादन की कीमत भी कितनी है? 10 के बराबर। ऐसे समय में हम अगर 110 से 10 का गुणा कर दिया जाए तो हमें कुल आगम 1100 के बराबर। सीमांत भौतिक उत्पादन अगर हम 110 में 100 माइनस कर दें तो हमें 10 इकाइयों के रूप में सीमांत भौतिक उत्पादन यानी कुल जो भौतिक उत्पादन में वृद्धि हुई थी वो 10 के बराबर। सीमांत आगम उत्पादकता MRP हमें 1100 माइनस 1000 बराबर 100 रुपये के बराबर और सीमांत उत्पाद का मूल्य यानी 10 गुणित 10 बराबर 100 रुपये के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इस तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम तीनों को यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, उत्पादन की कीमत, कुल आगम, सीमांत भौतिक उत्पाद, सीमांत आगम उत्पादकता और सीमांत उत्पाद मूल्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस रूप में हम अगले और देखना चाहेंगे कि साधन बाजार में फर्म का संतुलन, कि जिस प्रकार वस्तु बाजार में फर्म का संतुलन किया जाता है, ठीक है ना। वस्तु बाजार में फर्म का संतुलन कब होता है? कि जब वह वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जिस प्रकार आपस में बराबर होती, उस बिंदु पर फर्म का संतुलन हम स्थापित करते हैं। उसी प्रकार साधन बाजार में भी फर्म के संतुलन का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन बाजार में फर्म के संतुलन का अभिप्राय यह है कि फर्म प्रत्येक साधन की कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं और उसके लिए कितना मूल्य देती है। हम पूर्ण प्रतियोगिता में पहले फर्म का संतुलन देख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में साधन बाजार में फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म साधन की कीमत पर प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि उद्योग द्वारा फर्म के लिए श्रम की मजदूरी धीमी मान ली जाती है। फर्म को प्रचलित मजदूरी की दर पर श्रम की इकाइयों को क्रय करना होता है। इस दर पर वह श्रम की जितनी चाहे उतनी मात्रा क्रय कर सकती है। ऐसी दशा में सीमांत मजदूरी यानी मार्जिनल वेज और औसत मजदूरी एवरेज वेज एक दूसरे के बराबर होती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में श्रम की इकाइयों को क्रय कर सकती है, क्योंकि यहाँ मार्जिनल वेज और एवरेज वेज दोनों आपस में बराबर होती है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। रेखा चित्र में बतलाया गया है कि जहां OX अक्ष पे श्रम की इकाइयों को और OY अक्ष पे मजदूरी की सीमांत उत्पादकता को बतलाया गया है। MW और AW एक वक्र सीधी पड़ी हुई रेखा के रूप में दर्शाया गया है, जो
ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक फर्म, ठीक है ना, मजदूरी की दरों में परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि उद्योग द्वारा मजदूरी की दर MW बराबर AW पहले से दी हुई या निर्धारित होती है, जिस पर वो चाहे जितनी श्रम की इकाइयों को क्रय कर सकती है। यहाँ MRP या VMP ये भी दोनों आपस में, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, दोनों भी आपस में पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होती है। हमने रेखाचित्र में देख रहे हैं कि पहले मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठ रही है, और फिर एक बिंदु यानी E1 बिंदु पर वह MW या AW वक्र को ऊपर से नीचे जाते हुए E1 बिंदु पर MW AW वक्र को काट रही है या स्पर्श कर रही है। अतः इसी बिंदु पर एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी, क्योंकि इसके बाद में MRP वक्र या VMP वक्र नीचे की ओर चला जाएगा और कोई भी फर्म MW AW से कम मजदूरी पर अपने मजदूर नहीं रख सकती है या मजदूरी दर नहीं दे सकती है। अतः E1 बिंदु पर ही एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी, जहां पर वो E1 बिंदु पर ON के बराबर श्रम की इकाई। साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संगठन। श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब पाई जाती है जब श्रम बाजार में श्रम का एक ही क्रेता होता है। इस स्थिति में बाजार को क्रेताधिकार भी कहा जाता है। इस स्थिति में एकाधिकारी क्रेता मजदूरी की दर को प्रभावित कर सकता है। श्रम की मांग बढ़ने पर मजदूरी की अधिक दर देनी पड़ती है। उक्त स्थिति में औसत मजदूरी वक्र AW कर्व और सीमांत मजदूरी वक्र MW यानी मार्जिनल वेज कर्व बाएं से दाएं ऊपर चढ़ते हुए होंगे। इस स्थिति को एक रेखा चित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्र में सीमांत मजदूरी वक्र MW और औसत मजदूरी वक्र AW और सीमांत आय उत्पादकता वक्र MRP वक्र को E बिंदु पर काटता है। यहाँ औसत मजदूरी या NE सीमांत आय EN से कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूर की सीमांत उत्पादकता अधिक होने अथवा OPN या NE2 पर भी मजदूर की औसत मजदूरी कम है। कम मजदूरी इस बात का प्रमाण है कि बाजार में जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती है तो सेवायोजक एकाधिकार का लाभ उठाते हुए श्रमिकों या साधनों या उनकी उत्पादकता से कम मजदूरी देकर उनका शोषण करता रहता है। इसी स्थिति को एकाधिकार या क्रय का अधिकार की स्थिति कहते हैं। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो सीमांत उत्पादकता मजदूर की अधिक होती है, परंतु उन्हें मजदूरी की दर कम प्रदान की जाती है। इससे उनकी जो सीमांत उत्पादकता जितनी होती है मजदूरी की दर उससे कम प्राप्त होती है। इसी आधार पर एक एकाधिकारी श्रमिकों का शोषण करते हैं। अगले रूप में हम देखें तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनाएं। विभिन्न साधनों के आधार पर इसकी आलोचनाएं भी की गई है। इसमें कहा गया कि एक साधन की सीमांत उत्पादकता को अलग करना कठिन है। मतलब किसी भी संसाधन को कि जो कितनी सीमांत उत्पादकता हो यह बताना कठिन होगा कि उसकी सीमांत उत्पादकता कितनी हो सकती है, या उसकी सीमांत उत्पादकता को उससे अलग करना एक कठिन काम भी होता है। B साधनों की सभी इकाइयां समान नहीं होती है, चाहे वो भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो, साहस है, सभी साधनों की इकाइयां एक समान नहीं पाई जाती है। यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की एक अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, जो कि वर्तमान में देखा जाता है। प्राय ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। वर्तमान में तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अल्पाधिकार जैसी स्थिति पाई जाती है।
लाभ अधिकतम करने की मान्यता गलत। वर्तमान में जो भी उत्पादक होते हैं वो केवल अपने लाभ को ही अधिकतम करने की भावना लेकर नहीं चलते हैं, वो बिक्री बढ़ाने पर भी अधिकतम जोर देते हैं। उत्पत्ति के साधनों का पूर्णतः गतिशील न होना। इसमें यह भी कहा गया है कि उत्पत्ति के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, जबकि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं। और पूर्ण रोजगार की मान्यता गलत। वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देखें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में यह संभव नहीं हो पाता है। अगर अंतिम रूप से हम सारांश में देखें तो यह कहा जा सकता है कि सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत हमें बतलाता है कि एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो उत्पादन में वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादकता कहते हैं। आगे के रूप में हम कह सकते हैं कि मैंने ये अनुपम अग्रवाल की पब्लिकेशन बुक्स है, गोयल जी की है, और विभिन्न विकिपीडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, एनसीईआरटी की साइट पर जाके बच्चे आराम से आगे के लिए पढ़ाई जारी रख सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं। रेफरेंस के रूप में मैंने कुछ किताबों का नाम दे रखा है, उसमें से मैंने ये रेफरेंस लिए हैं। क्यूज के रूप में एक उत्पादन साधन की मांग होती है व्युत्पन्न मांग, प्रत्यक्ष मांग, आड़ी मांग और कोई नहीं। तो ये सही उत्तर है व्युत्पन्न मांग। और अगला लिया है निम्नलिखित कौन अर्थशास्त्री वितरण के सीमांत उत्पादन सिद्धांत संबंधित है? प्रोफेसर मार्शल, जेबी क्लार्क, प्रोफेसर पीकू, एजवर्थ। तो सही उत्तर है जेबी क्लार्क। इस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार से यह सिद्धांत था। अंतिम समय थैंक्स। ये मेरे खेत के और मेरे बालक के साथ में फ़ोटो खींचा हुआ है, तो इसमें मैंने प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।